डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ओ लेवल्स अकाउंटिंग में आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, पहले ज़रा आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ और फिर हम इसके बारे में समझते हैं कि ये किस काम में आता है। चलिए, तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, फिर हम डिस्कस करेंगे कि इसकी प्रिपरेशन क्यों ज़रूरी है और वगैरह वगैरह वगैरह। ट्रायल बैलेंस की पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूँ। ये डेफिनेशन इसकी यहाँ लिखी हुई है। ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस of the account on the accounts in in the ledger at a certain date। अब इससे क्या मुराद है, ज़रा आप समझिएगा मेरी बात को कि इससे अगर आप प्रीवियस लेक्चर्स में अगर आप जाएंगे तो उसमें हमने लेजर अकाउंट्स बनाए थे। आई मीन कि आपको याद होगा कि हमने कैश का अकाउंट बनाया, बैंक का अकाउंट बनाया, कैपिटल का अकाउंट बनाया। अकाउंट याद है ना, जर्नल लेजर यानी टी अकाउंट्स। तो उसके डेबिट में कुछ लिख रहे हैं, क्रेडिट में कुछ लिख रहे हैं, फिर उसको बैलेंस कर रहे हैं हम, तो वो थे बेसिकली अकाउंट्स। अब हमने बहुत सारे अकाउंट्स वहाँ पर बनाए थे। अगर आप पिछले लेक्चर्स को देखेंगे तो आपने वहाँ पर बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, अलग अलग किस्म के अकाउंट्स थे। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि बैंक था, कैपिटल था, इसके अलावा मोटर व्हीकल था, इसके अलावा सेल्स था, परचेज था, ट्रेड रिसीवेबल था, ट्रेड पेबल्स था। बहुत सारे अलग अलग हमने अकाउंट्स बनाए थे। ठीक है, अब वो अकाउंट्स हम बनाते चले गए, बनाते चले गए, बनाते चले गए। अब होता क्या, ज़रा प्रैक्टिकली मेरी बात को समझेगा। आपने प्रैक्टिकली होता ही है कि अगर आपने बैंक का लेजर बनाया, यानी बैंक का अगर आपने अकाउंट बनाया है, तो सॉफ्टवेयर पे अगर बनाया है तो वो एक अलग पेज पे होता है। इसी तरीके से अगर आपने कैपिटल का अकाउंट बनाया है तो वो एक अलग पेज पर होता है। और अगर मैनुअली करते हैं, यानी कि रजिस्टर पे अगर आप ये अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, तो भी यही होता है कि बैंक का जब आप लेजर बनाएंगे ना, यानी जब बैंक का अकाउंट बनाएंगे तो बैंक का अकाउंट एक अलग पेज पे बनेगा। कैपिटल का अकाउंट अगर बनाना है तो कैपिटल का अकाउंट उसके नीचे नहीं बनेगा, बल्कि कैपिटल का अकाउंट एक अलग पेज पे बनेगा। तो आप अगर पिछले लेक्चर्स में जाकर देखेंगे तो हमने बहुत सारे अकाउंट्स बनाए थे, बैंक, कैपिटल, सेल्स, परचेज, ड्राइंग वगैरह वगैरह वगैरह। तो जितने अकाउंट्स आप बना रहे हैं, यानी जितने लेजर्स आप ओपन करते जा रहे हैं, उतने ही पेजेस भी बनते चले जाएंगे। अब आपका बॉस आकर कहता है आपसे, जो यानी कि जो ओनर है बिजनेस का, वो आकर आपसे अगर ये कहता है, और आप अकाउंटेंट हैं, अगर वो आपसे आकर ये कहता है कि भाई मुझे जो है वो अकाउंट्स की समरी दे दो, यानी कि मुझे ये बता दो कि हमने कौन कौन से अकाउंट्स बनाए और उनके बैलेंसेस क्या हैं। बैलेंसेस तो आपको पढ़ा है ना हमने, कि जब आप मंथ कंप्लीट हो जाता है, मंथ एंड होता है, तो आप अपने अकाउंट्स के बैलेंसेस कैलकुलेट करते हैं कि भाई कितना बैलेंस सी डी है, कितना बैलेंस बी डी है। तो वो बैलेंसेस आपसे जानना चाहता है कि मेरे बैंक में कितना बैलेंस बचा है, मेरा ट्रेड रिसीवेबल का बैलेंस कितना है, मेरा ट्रेड पेबल का बैलेंस कितना है, तो वो जानना चाहता है। अब आपने अगर फॉर एग्जांपल बनाए हैं, फॉर एग्जांपल 13 लेजर्स बनाए, यानी 13 अकाउंट्स अगर आपने बनाए, तो इट मीन्स के आपके पास 13 पेजेस बने हुए होंगे। ठीक है, 13 पेजेस आपके पास मौजूद हैं। अब वो आपसे कह रहा है कि ला मुझे रिकॉर्ड दो, तो आप उसे 13 पेजेस निकाल कर देंगे, वो 13 पेजेस पढ़ेगा। ये तो मैंने क्या आपको एग्जांपल दिए। अगर आपके बिजनेस में 30 अकाउंट्स अगर हैं, तो इट मीन्स के 30 पेजेस होंगे। तो आपका जो ओनर है वो 30 पेजेस को रीड करेगा। क्या उसके पास इतना टाइम है वो 30 पेजेस को रीड करे? नहीं भाई। अकाउंटिंग की अगर हम डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन में कुछ बात यूँ थी कि अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, कुछ लिखना है। उसके बाद क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है कि हम अपने रिकॉर्ड्स को ग्रुप वाइज वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पर भी जो अभी आपने लेजर्स, यानी जो अभी आपने अकाउंट्स पढ़े थे, उसमें आपने यही किया कि आपने अपने लेजर्स को ग्रुप वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। यानी जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शन थी, आपने उन सबको बैंक के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। जितनी भी परचेज़ की ट्रांजैक्शन थी, आपने उसे परचेज़ के अकाउंट में पोस्ट कर दिया। वो था क्लासीफाइंग का मरहला। अब है समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब ये होता है कि भाई समरी बता दो, डिटेल ना बताओ भाई, लंबी नहीं करो कहानी, समरी बता दो। जैसे आप अभी सुन रहे के बोल रहे होंगे, सर क्या लंबी कर रहे हैं, शॉर्ट में बता दें। बिल्कुल बता सकता हूँ, लेकिन फिर शॉर्ट में जो ना, मुझे ऐसा लगता है, कम से कम मुझे ऐसा लगता है कि बात तो आप बता तो सकेंगे किसी को कि हाँ जी ट्रायल बैलेंस ये होता है, लेकिन उसको खुद अपने तौर पर समझने में ना उसको थोड़ी सी शायद दिक्कत होती है। तो मैं ऐसा समझता हूँ। बहरहाल, तो ट्रायल बैलेंस का मकसद क्या होता है, तो आपने जितने लेजर्स बनाए ना वो अलग अलग पेजेस पे बनाए। तो आपके पास 30 पेजेस फॉर एग्जांपल मौजूद हैं। 30 पेजेस का रिकॉर्ड अगर मैं चाहता हूँ कि भाई एक ही पेज पर दिख जाए, तो क्या करना चाहिए? तो उसके लिए हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या है कि जितने भी आपके अकाउंट्स मौजूद हैं, यानी जितने भी आपने लेजर्स बनाए हैं,
उन तमाम लेजर्स को अगर मैं एक ही पेज पर रिकॉर्ड कर दूं, एक ही पेज पर अगर मैं उसे लिख दूं कि बैंक का बैलेंस इतना है, कैपिटल का बैलेंस इतना है, यानी मेरे बैंक में अभी इस वक्त इतना पैसा मौजूद है, मुझे अपने कस्टमर से इतना पैसा लेना है, मुझे अपने सप्लायर्स को इतना पैसा देना है, मैंने परचेज़ इतनी की है, मैंने सेल इतनी की है, अगर वो सब कुछ मैं एक ही पेज पर लिख दूं तो उसे कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब इससे फ़ायदा क्या होता है ज़रा समझिएगा। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास 200 स्टूडेंट्स ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मेरे पास 200 स्टूडेंट्स का अलग अलग रिकॉर्ड होगा। ठीक है, हर स्टूडेंट का अलग अलग पेज मैंने बनाया हुआ होगा, उसमें उस स्टूडेंट का रिकॉर्ड है। मिसाल के तौर पर अली एक स्टूडेंट है, उसमें सिर्फ अली का रिकॉर्ड मौजूद है, कितने पैसे उसके ऊपर ड्यू हैं, कितनी फीस उसने जमा करवाई, कब एडमिशन लिया था, वगैरह वगैरह। दूसरा स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल अहमद है, तो उसका रिकॉर्ड सिर्फ उसी की डिटेल उसके अंदर मौजूद होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ एट द एंड ऑफ द मंथ कि भाई किस किस स्टूडेंट ने फ़ीस जमा करवा दी और किस किस स्टूडेंट ने फ़ीस जमा नहीं करवाई। तो क्या मैं सबके अलग अलग रिकॉर्ड में जाकर देखूँ? मैं तो थक जाऊँगा अगर मेरे पास 200 स्टूडेंट्स हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एक ही पेज पर मुझे, या एक या मैक्सिमम 2 पेजेस पर मुझे अपने 200 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मिल जाए। तो मैं उन्हीं तमाम स्टूडेंट की समरी जो है वो एक ही या 2 या 3 या 4 पेज पर समरी रिकॉर्ड करूँ ना। 200 पेजेस का प्रिंट निकालना पड़ेगा मुझे, सोचे मैं परेशान हो जाऊँगा। तो मैं उस काम को जो है वो छोटे से एक मरहले में डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ, यानी कि एक छोटे से पेज में उसे लिख देता हूँ, तो उसे कहते हैं हम ट्रायल बैलेंस। ठीक है भाई। अच्छा, अब क्या है, ट्रायल बैलेंस इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग एज इट इज़ अ सिंपली अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस। ट्रायल बैलेंस कोई बुक नहीं है, कोई किताब नहीं है हमारी, ये डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है, बल्कि ये सिर्फ एक लिस्ट है, एक पेपर पर आप सारे डेटा को रिकॉर्ड कर देते हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो ये कोई बुक नहीं है हमारे लिए, ये सिर्फ हमारे लिए एक पेज है, एक पेज समझ लीजिए, एक पेज पे आप अपने लिस्ट लिख देते हैं, तो उसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने से हमें क्या क्या हासिल होता है, यानी क्या काम होता है, इसके 3 पॉइंट्स हैं। इट शोज़ द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स। आपने जितने भी अकाउंट्स बनाए हैं वो मैथमेटिकली यानी नंबर्स के लिहाज से क्या वो अकाउंट्स सही हैं या गलत है, ये ट्रायल बैलेंस के ज़रिए किसी हद तक पता चल सकता है। मैंने किसी हद तक का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया, आपको थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा। यानी जितने भी लेजर्स यानी जितने भी अकाउंट्स हमने बनाए हैं, आपने पिछले लेक्चर्स में देखा होगा कि हमने बहुत सारे टी अकाउंट्स बनाए यानी लेजर्स बनाए, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं सर वो सही भी हैं या वो अकाउंट्स गलत हैं, हमें कैसे पता चलेगा। तो ये अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा किसी हद तक कि हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं क्या वो सही हैं या वो उसमें कोई मिस्टेक मौजूद है। दूसरी चीज़, इट शोज़ द लिस्ट ऑफ अकाउंट्स बैलेंस। ये जो भी आपके पास जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि जितने भी आपके पास अकाउंट्स होते हैं उनकी एक लिस्ट बनाकर दिखाया जाता है कि बैंक में इतना पैसा है, कस्टमर से इतना लेना है, ट्रेड पेबल इतना है, सप्लायर को इतना पैसा देना है, कैपिटल इतना है, फर्नीचर इतना है, माल इतना पड़ा हुआ है, सेल इतनी की है, परचेज इतनी की है, सैलरी वगैरह वगैरह वगैरह। सही है, तो सब कुछ आपको एक ही पेज पर या 2 पेज पर या 3 पेज पर जो है वो एक समरी बनाकर उसे प्रेजेंट कर देता है। अच्छा, तीसरा जो इसका रीज़न है बनाने का वो ये है, इट हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब आपके पास ट्रायल बैलेंस होता है, नहीं सारे बैलेंसेस जब आपके पास एक ही पेज पर होते हैं तो फिर उससे मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में आसानी होता है। अभी सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या चीज़ होती हैं, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मुराद ये होती है कि जब मैं साल के आखिर पे बैठ के अपने कारोबार का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करता हूँ, या जब मैं साल के आखिर पे बैठ के ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास एसेट्स कितने हैं, लाइबिलिटीज़ कितनी है, तो वो सब कुछ मुमकिन होता है किसकी मदद से, ट्रायल बैलेंस की मदद से। सब कुछ मेरे पास एक ही पेज पर होता है, तो उस एक पेज से मुझे जो जो डाटा चाहिए होता है वो सब मैं उसमें से देख कर लिखते चले आता हूँ, लिखते चले आता हूँ, और मेरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में आसानी हो जाती है। किसकी मदद से, ट्रायल बैलेंस की मदद से। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के 3 रीजंस मैंने आपको बता दिए। ये आपकी एक्यूरेसी शो करता है, लिस्ट ऑफ बैलेंस शो करता है, यानी जितने भी अकाउंट के बैलेंस है उनकी लिस्ट शो कर देता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में हेल्प करता है। अच्छा भाई, अब एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ क्रिएट करूँगा, ज़रा उसे समझिएगा। जनवरी 1 मिस्टर ए इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस टू $20,000। मिस्टर ए ने एक कारोबार स्टार्ट किया, कारोबार को स्टार्ट करने के लिए कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया $20,000। अब पहले तो बिल्कुल वही पुरानी पुरानी बातें हम ज़रा सोचते हैं, कैश इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो कैश क्या है, एसेट है, और एसेट कारोबार में क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और इसके अलावा कैपिटल, जब कोई मालिक कारोबार में पैसा इन्वेस्ट करता है तो मालिक के इन्वेस्टमेंट को क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। कैपिटल क्या है, ओनर्स इक्विटी है, और कैपिटल भी कारोबार में क्या हो रहा है, इंक्रीज़, यानी मालिक की इन्वेस्टमेंट भी कारोबार में इंक्रीज़ हो रही है। कारोबार में पैसा भी बढ़ रहा है
और कारोबार में मालिक की इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। ऐसा ही है ना, बिल्कुल ठीक है। कैश एसेट है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, अगर एसेट इंक्रीज हो जाए तो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पर। इसी तरीके से कैपिटल ओनर्स इक्विटी है, और ओनर्स इक्विटी अगर इंक्रीज हो जाए तो उसे रिकॉर्ड करते हैं हम क्रेडिट साइड पर। ठीक है, अब ये भी हम पढ़ चुके हैं कि क्या डेबिट होता है और क्या क्रेडिट होता है। इसके अलावा हम ये भी पढ़ चुके हैं कि इनके अकाउंट कैसे मेंटेन किए थे। तो मैं कितने अकाउंट बनाऊंगा, मैं 2 अकाउंट बनाऊंगा। एक वर्ड कौन सा नज़र आ रहा है मेरे पास, कैश का, एक वर्ड कौन सा नज़र आ रहा है मेरे पास, कैपिटल का। तो मैं पहले कैश का अकाउंट आपको बना कर दिखा दूँ, ये बनेगा कैश का अकाउंट। ठीक है, डेट क्या आएगी, जनवरी 1। अब कैश कहाँ पर आना चाहिए, डेबिट साइड पर। डेबिट साइड कौन सी है, लेफ्ट साइड। तो मैंने यहाँ पर जनवरी 1 की डेट डाली। कैश का अमाउंट कितना होना चाहिए, $20,000। और उसके अपोजिट साइड पर ये अपोजिट वाला वर्ड आ जाएगा, यानी कैपिटल का वर्ड आ गया। ठीक है, अब इसे बैलेंस करना है। अगर यहाँ 20,000 है तो यहाँ पर भी $20,000 होने चाहिए बराबर करने के लिए। यहाँ बराबर करने के लिए लिखा है $20,000, बराबर करने के लिए जो लिखते हैं उसे कहते हैं बैलेंस सीडी। और अज्यूम करता हूँ कि मैं मंथ के लास्ट पे ये बैलेंस कर रहा हूँ, यानी कि महीना ख़त्म हो गया, बस 1 जनवरी को मैंने पैसा इन्वेस्ट किया और पूरे महीने में ना कोई पैसा आया ना कोई पैसा गया, और महीने के आखिर में बैठ के मैं हिसाब कर रहा हूँ, तो महीने के आखिर में मेरे पास बैलेंस कितना बचेगा, $20,000 ही मेरे पास बैलेंस बचा। अब यही बैलेंस मैं अगले मंथ में जाकर इस्तेमाल करूँगा, यानी फरवरी में अब यही बैलेंस कैश का मैं इस्तेमाल करूँगा। इसी तरीके से मैं अगला अकाउंट मेंटेन करूँगा किसका, कैपिटल का। कैपिटल का अकाउंट बना लिया, बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, ये बना लिया। कैपिटल किस साइड पर है, क्रेडिट साइड पर, तो क्रेडिट साइड पर आ गया। डेट वही है जनवरी 1, अमाउंट वही है 20,000। ठीक, और इसके कैपिटल के ऑपोजिट साइड पर क्या है, कैश, तो कैश आ गया यहाँ पर। अब बराबर करने के लिए यहाँ पर भी लिखा मैंने $20,000, बैलेंस सी डी जनवरी 31, और यही यहाँ पर आ गया बैलेंस बी डी के नाम से ट्रांसफ़र हो गया $20,000। तो ये दो फिलहाल मैंने वक्ती तौर पर 2 लेजर्स यानी 2 अकाउंट मैंने आपको मेंटेन करके दिखा दिए। अब हमें बात करनी है ट्रायल बैलेंस की। ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, मिस्टर ए के लिए बना रहे हैं तो मिस्टर ए का नाम लिखा, ट्रायल बैलेंस एट लास्ट डेट क्या है, यानी किस डेट पर हम ये बना रहे हैं, जनवरी 31, मंथ की लास्ट डेट पर मैं ये ट्रायल बैलेंस बना रहा हूँ। अब मेरे पास जितने लेजर्स होंगे ना वो सब एक ही पेज पर शो हो जाएंगे। तो मेरे पास फिलहाल 2 लेजर्स यानी 2 अकाउंट है, कैश है और कैपिटल है। ये दोनों मैंने एक ही पेज पर, ये मेरा एक पेज बना, इस एक ही पेज पर मैंने दोनों नाम लिख दिया। कैश का बैलेंस, अब ये बात यहाँ पर गौर से समझिएगा। कैश का सर, कैश के 2 बैलेंसेस दिए हुए हैं, एक बैलेंस सीडी है और एक बैलेंस बीडी है। बैलेंस सीडी याद रखिएगा, बैलेंस सीडी की अकाउंटिंग में कोई हैसियत नहीं होती है। बैलेंस सीडी सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप अपने अकाउंट को वक्ती तौर पर बराबर करके लिख सकें, यानी दोनों साइड को इक्वल कर सकें। अब थोड़ा सोचते हैं, अगर मेरे पास कैश आया है $20,000, ठीक है, तो कैश मेरे पास आया है, एसेट आया, एसेट बढ़ा तो कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड पर, बिल्कुल सही है। क्या मैंने इसमें से $1 भी खर्च किया पूरे महीने में, मैंने अगली कोई ट्रांजैक्शन दी ही नहीं है आपको, और ये भी कहा कि अगली कोई ट्रांजैक्शन हुई ही नहीं है। तो इट मीन्स कि मेरे पास $20,000 आए थे और इसमें से $1 भी खर्च नहीं हुआ, तो मेरे पास मंथ के आखिर में भी $20,000 ही बचने चाहिए। तो अगर मेरे पास $20,000 बच रहे हैं तो ये मेरे पास अगर पैसा बचा है तो ये कहाँ पर होना चाहिए, ये होना चाहिए डेबिट साइड पर। ठीक है, क्योंकि कैश एसेट है और एसेट अगर मेरे पास बच रहा है तो वो कहाँ होना चाहिए, वो डेबिट साइड पर होना चाहिए। तो कैश का जो बैलेंस होना चाहिए वो डेबिट साइड पर होना चाहिए, लेकिन सर यहाँ तो क्रेडिट शो है। ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि आप वक्ती तौर पर अपने अकाउंट को बराबर कर कर दिखाते हैं, वक्ती तौर पर। ठीक है, आपने कभी तराजू को देखा, मतलब जब सब्ज़ी फ्रूट वगैरह लेने जाते हैं तो वो जो तराजू वाला फ्रूट वाला होता है वो एक साइड पर आपके फ्रूट रखता है और दूसरे साइड पर वो वेट रखता है। अगर फ्रूट ज़्यादा होता, फॉर एग्जांपल फ्रूट ज़्यादा होगा, अब उसे और वेट रखना है तो वक्ती तौर पर तराजू के दूसरी साइड पर वक्ती तौर पर वेट रख देता है कि भाई ये देखो बराबर हो गया, और जैसे ही आप फ्रूट लेकर चले जाते हैं वो वेट उतार कर वापस नीचे रख देता है। तो वो वेट तराजू पर रखने के लिए नहीं होता, वो वेट बेसिकली तराजू को वक्ती तौर पर बराबर करने के लिए होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जो बैलेंस सीडी है, ये बैलेंस सीडी ये अकाउंट का हिस्सा नहीं है, ये सिर्फ इसे वक्ती तौर पर बराबर करने के लिए लिखा है ताकि दोनों साइड्स है वो आपको बराबर नजर आए। तो दोनों साइड्स बराबर हो गई। बेसिकली कैश का जो बैलेंस हमारे पास बचा है वो डेबिट साइड पर बैलेंस है, जो साइड ज़्यादा होगी बैलेंस भी उसी साइड पर होगा। ठीक है, तो कैश की डेबिट साइड ज़्यादा थी तो कैश का जो बैलेंस बचेगा वो भी कहाँ बचेगा, डेबिट साइड पर ही बचेगा। मेरे पास पैसा रखा हुआ है तो उसका बैलेंस भी कहाँ होना चाहिए, डेबिट साइड पर होना चाहिए। इसी तरीके से कैपिटल का बैलेंस अगर देखेंगे तो वो कहाँ मिलेगा आपको, क्रेडिट साइड पर ही। ठीक है, ये जो बैलेंस सीडी लिखा है ये वक्ती तौर पर हमने बराबर करने के लिए लिखा है। कैपिटल ओनर्स इक्विटी और ओनर्स इक्विटी क्रेडिट साइड पर होनी चाहिए, तो क्रेडिट साइड पर इसका बैलेंस शो है 20,000। यानी इन शॉर्ट मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मुझे किसी अकाउंट का बैलेंस जानना है
ठीक है, कि वो बैलेंस डेबिट साइड पर है या वो बैलेंस क्रेडिट साइड पर है। बैलेंस क्रेडिट साइड पर भी नज़र आ रहा है, बैलेंस डेबिट साइड पर भी नज़र आ रहा है। तो बेसिकली आप सीडी बैलेंस को इग्नोर कर दीजिए, आप चेक कीजिए, कंसिडर कीजिए सिर्फ बैलेंस बीडी को, कि बैलेंस बीडी कौन सा है। तो इसका बैलेंस बीडी जो है कैश का, वो कहाँ पर है, वो है डेबिट साइड पर। तो कैश का बैलेंस बीडी मैंने लिखा डेबिट साइड पर 20,000, और कैपिटल का बैलेंस बीडी कहाँ पर है, ये है क्रेडिट साइड पर। तो कैपिटल का बैलेंस बीडी मैंने लिखा है क्रेडिट साइड पर। दोनों का बैलेंस 20,000 था, तो 20,000 और 20,000। अब अगर मैं इसका टोटल करता हूँ, फिलहाल और कोई अकाउंट नहीं है, लेकिन आपके पास जब क्वेश्चन आएंगे, जब चीज़ें आएंगी, तो यहाँ पर एक से ज़्यादा अकाउंट्स मौजूद होंगे, और जब आप इनका टोटल करेंगे, सारे डेबिट्स का और सारे क्रेडिट का टोटल करेंगे, तो दोनों टोटल्स जो है वो इक्वल होंगे। जब ये दोनों टोटल इक्वल हो जाएंगे, तो ये इस बात की निशानदेही होगी, ज़मानत होगी कि हमने जो अकाउंट्स यहाँ पर बनाए हैं उसमें जो वैल्यूज़ लिखी हैं वो वैल्यूज़ किसी हद तक सही हैं। ठीक है, अगर ये दोनों साइड्स इक्वल ना हो तो इट मीन्स कि हमने अपने अकाउंट को बनाने में, यानी इनके नंबर्स को लिखने में कहीं ना कोई मिस्टेक कर दी, यानी वैल्यूज़ पुट करने में हमने कोई मिस्टेक कर दी। कब? जब ये दोनों साइड्स इक्वल ना हो। तो देखिए, इससे दो बातें हमें यहाँ पर जाहिर हो रही हैं कि अगर फ़िलहाल तो दो अकाउंट है, कैश और कैपिटल, अगर ये 10 अकाउंट्स होते तो 10 के 10 अकाउंट मेरे एक ही पेज पर शो हो जाते, यानी मेरे पास कैश इतना बचा है, कैपिटल इतना है, कस्टमर से पैसा इतना लेना है, सामान इतना पड़ा हुआ है, वगैरह वगैरह, ये सब एक ही पेज पे शो हो जाता। और दोनों साइड्स अगर बराबर हो जाती तो ये भी जाहिर हो जाता कि हाँ भाई, जो हमने यहाँ पर अमाउंट्स लिखे थे वो अमाउंट्स किसी हद तक क्या हैं, सही हैं। अब ये किसी हद तक की बात क्या है भाई? मिसाल के तौर पर ट्रांजैक्शन हुई है $20,000 से, मेरा अकाउंटेंट को मैंने जाकर बोला भाई 20,000 मैंने बिजनेस में इन्वेस्ट कैसे रिकॉर्ड कर दो, वो समझा मैंने 2,000 बोला है। तो उसने जो ये एंट्री रिकॉर्ड की है उसको 20,000 सुनाई नहीं दिया, उसको 2,000 सुनाई दिया। तो उसने यहाँ पर भी लिखा 2,000, बराबर करने के लिए भी लिखा 2,000, बैलेंस भी आ गया 2,000, कैपिटल में भी आ गया 2,000, 2,000 एंड 2,000। तो कैश का बैलेंस कितना लिखा होगा उसने? 2,000, वही यहाँ 2,000 लिखेगा। कैपिटल का बैलेंस भी कितना लिखा होगा उसने? 2,000, तो वही 2,000 उठाकर वो यहाँ पर भी लिखेगा। अब जब टोटल करेगा तो यहाँ का टोटल भी आएगा 2,000 और यहाँ का टोटल भी आएगा 2,000। तो इट मीन्स के दोनों साइड तो बराबर हो गई। अगर दोनों साइड बराबर हो गई तो क्या इसका मतलब ये सही है? नहीं जी, ये सही नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस जो है वो हर बार ये नहीं शो करता कि हाँ जी आपके अकाउंट्स सही बने। अगर कोई ऐसी गलती है जो दोनों साइड पर बराबर की गई है, यानी इधर भी वो गलती की गई है और इधर भी वो गलती की गई है, तो ट्रायल बैलेंस उस गलती को नहीं पकड़ पाएगा। गलती कब पकड़ पाएगा? जब आपने यहाँ पर 20,000 लिखा और यहाँ 2,000 लिखा, तब वो गलती को डिटेक्ट करेगा और आपको बता देगा कि भाई आपने कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। अच्छा, इसी तरीके से आपने यहाँ पर लफ्ज़ लिखा है कैश का, बिल्कुल कारोबार में कैश इन्वेस्ट किया तो कैश डेबिट होना चाहिए। आपने कैश की जगह पर फॉर एग्जांपल लफ्ज़ लिख दिया बैंक का, ठीक है, और बाकी सब कुछ बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ कैश की जगह पर आपके समझने में गलती ये हुई कि वो पैसा बैंक में आया, तो आपने यहाँ कैश को हटाकर बैंक लिख दिया। यहाँ पर भी कैश को हटाकर आप क्या लिख देंगे? बैंक लिख देंगे। तो क्या अमाउंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इधर भी 20,000 इधर भी 20,000, दोनों साइड्स क्या रहेंगी? बराबर रहेंगी। तब भी आपको लगेगा कि हाँ भाई कोई गलती नहीं है, जबकि गलती है, नाम लिखने में आपसे हो गई है गलती। तो ट्रायल बैलेंस हमें सिर्फ मैथमेटिकली यानी नंबर्स के लिहाज से वो भी किसी हद तक ये बता सकता है कि क्या हमारे नंबर्स यानी वैल्यूज़ जो हमने पुट की हैं अपने लेजर में, क्या वो वैल्यूज़ सही हैं या गलत है। ठीक है जनाब। तो ट्रायल बैलेंस का दूसरा काम, जो सबसे मेजर काम है, वो ये है कि आपके सारे अकाउंट्स एक ही पेज पर आपको शो होने लगेंगे। तो जब हम आगे सवालात करेंगे तो आपको ये बात वहाँ पर जाहिर होगी कि हाँ जी वाकई ऐसा ही है कि ट्रायल बैलेंस हमारे सारे अकाउंट्स को एक ही पेज पर शो कर देता है। तो ये था भाई ट्रायल बैलेंस बनाने का मकसद, कि हम ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ताकि सारे अकाउंट्स एक पेज पर शो हो जाएं, और इसके अलावा हम ये चेक कर सकें कि क्या हमारे अकाउंट्स मैथमेटिकली सही हैं या गलत हैं। ठीक है, इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि हम अपने ट्रायल बैलेंस को मेंटेन करते हैं और अकाउंट्स में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक हो जाती है, यानी कि वैल्यूज़ दोनों साइड की वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने कहीं कोई मिस्टेक कर दी है। और अगर वो मिस्टेक याद आ जाती है तो हम उसे करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो मिस्टेक याद नहीं आ रही है कि भाई मिस्टेक कहाँ हुई है और क्या मिस्टेक हुई है, मतलब क्या गड़बड़ की थी, वो मिस्टेक याद नहीं आ रही, तो फिर भी हमें ये दोनों साइड बराबर ही करनी है। अगर ट्रायल बैलेंस को आपने बैलेंस नहीं किया, बराबर नहीं किया, तो इसका नाम जो है ना वो नाम ही गलत हो जाएगा। क्या नाम है इसका? ट्रायल बैलेंस। तो इसको बैलेंस हर सूरत में करना है। तो अगर सर बैलेंस नहीं हो रहा तो क्या करें? तो कहीं ना कहीं कोई गलती की है, तो उस गलती को हम वक्ती तौर पर एक नाम देते हैं जिसका नाम है सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, अगर
ट्रायल बैलेंस को बनाने में कोई गलती नज़र आती है आपको, तो उस गलती को हम वक्ती तौर पर एक नाम दे देते हैं, और वो नाम होता है सस्पेंस अकाउंट का। वो आगे जाकर जब हमारा चैप्टर आएगा करेक्शन ऑफ एरर्स, ठीक है, तो वहाँ पर हम इस बात को डिस्कस करेंगे कि ट्रायल बैलेंस से हम एरर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उस एरर को हम कैसे दूर कर सकते हैं। सही जनाब, तो ये बहुत आगे की बात है, इसके बारे में फ़िलहाल बाद में बात करेंगे। ट्रायल बैलेंस का मकसद मैंने आपको समझा दिया कि ट्रायल बैलेंस का मकसद है कि सारे अकाउंट्स को एक पेज पर शो कर देना और उनका टोटल करके देखना कि क्या कोई गड़बड़ है या नहीं है। सही है जनाब, तो ये था ट्रायल बैलेंस के हवाले से मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन। अब अगली क्लास में यानी अगले लेक्चर में हम ट्रायल बैलेंस को प्रॉपरली बनाना सीखेंगे कि ट्रायल बैलेंस बनाया कैसे जाता है। सही है, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। कोई बात समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना रखेंगे और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।